हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रीतम अकेडमी परिवार में। तो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। तो हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है यह जेक के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट पर होने वाला है। तो हमारा जो ये सेट होने वाला है ये साइंस पर होगा, तो क्लास 10 पर हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग उसको देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, अवतल दर्पण। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर का होगा, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी जो प्रकाश का अपवर्तन की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी ऐसी राशि है जो एकदम परिवर्तित नहीं होती है, वो क्या होगी, बी नंबर होगी। क्या होगी, आवर्ती होगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं फिगर के द्वारा। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और यहाँ से मुख्य अक्ष जब गुजरेगी, मतलब यहाँ पे मुख्य अक्ष होगी और यहाँ से जब एक किरण आएगी तो वह फोकस दूरी से होकर गुजरेगी, यानी एफ से होकर गुजरेगी। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन में एफ को ढूंढते हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है। तो यह जो बी नंबर का जो होगा यह करेक्ट आंसर होने वाला है। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, समतल दर्पण। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, यानी 2 नियम है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था एक रिलेशन, वो क्या था, F बराबर था R/2 था, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। हम लोगों ने यही पढ़ा था और इसी को अब हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि R बराबर आपको दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो आपको इसको क्या याद करनी है, फोकस दूरी याद करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, R के जगह पे 50 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो फिर 2 से 50 को डिवाइड देना पड़ेगा, तो 25 आपका आंसर आएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर आएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा वही हमारा सही आंसर होने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आप लोग के लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, वो होता है P बराबर 1/f होता है। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के जगह पे आपको क्या करना है, यानी f का मान आपको दिया हुआ है 1 मीटर। तो चलिए हम लोग मान को पुट करते हैं, P बराबर 1/1, यानी कि P का जो मान आएगा 1 आएगा। और आप लोग को पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसके एसआई मेथड डायोप्टर होता है, यानी P बराबर 1 डायोप्टर होता है। अब आपको 1 डायोप्टर डायरेक्ट आंसर नहीं मारना है, यहाँ से पहले आपको सबसे पहले और 2 चीज़ ध्यान में देना है। सबसे पहला चीज़ क्या देना है कि आपको ये देखना है कि कौन सा लेंस है, उत्तल है कि अवतल है। आप बोलेगा इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो देखिएगा कि अगर आपका उत्तल लेंस है तो आप लोग को पता है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन अगर अवतल लेंस होता तो उसकी फोकस दूरी क्या होती, ऋणात्मक होती। तो यहाँ पे प्लस माइनस का लोचा हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए P बराबर 1/f, तो यहाँ पे उत्तल लेंस कहा था, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर यदि अवतल लेंस होता तब जाके माइनस आता, तब जाके आपको कुछ प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, यानी P बराबर क्या होगा, 1 डायोप्टर ही होगा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बी नंबर का होगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन 1 डायोप्टर सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो जो किसी उत्तल लेंस जो है, ये जो हमारा उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा दर्पण के दाईं ओर होती है, यानी कि वो धनात्मक की ओर होती है, यानी कि वो प्लस चिन्ह की होती है, यानी कि वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
चलिए, यानी कि जो इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। अब हम लोग चलिए हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि जल में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है किसी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि 4D डी के यहाँ पे डायोप्टर है, यानी कि P बराबर 1/f, यही फॉर्मूला भी लगेगा हमारा। तो जो हमारा आपका P का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी 1/f दिया हुआ है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, f का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या होगा, f बराबर क्या होगा 1/4 होगा। आप लोग भेज के देखिए तो 1/4 आएगा। अब जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या फिर आएगा 0.25 आएगा। तो अब क्वेश्चन में तो कहीं भी ऑप्शन में तो 0.25 नज़र आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है, यह VVI वाला पॉइंट है कि जो यहाँ पे फोकस दूरी है ये हमेशा मीटर में होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 1 डायोप्टर होता है वो होता है m-1 का पावर होता है, यानी कि m माइनस इन्वर्स होता है। तो इसीलिए जो f यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा मीटर में होगा। और आपका जो आंसर जो कि आपको 0.25 जो मिला है ये मीटर में मिला है, तो आपको क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो जब हम लोग इसको 100 से गुना करेंगे तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि 25 सेंटीमीटर आएगा। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर को ढूंढते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा यह एकदम करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर मतलब फोकस दूरी, फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। सीधा सा बात है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा दर्पण दिया है, उत्तल लेंस दिया हुआ है। उत्तल लेंस दिया यानी कि फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, कोई इशू नहीं है। तो इसकी जो क्षमता होगी यानी P बराबर 1/f होगी, क्या होगी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान पुट करते हैं। यह सेंटीमीटर में दिया है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले 11 नंबर के क्वेश्चन में बताया कि फोकस हमेशा मीटर में होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको सबसे पहले हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो क्या आएगा 0.55 मीटर आएगा। ये आपका 0.5 मीटर निकल कर आया फोकसांतर यानी f। अब चलिए हम लोग मान पुट करते हैं P बराबर 1/f। f के जगह पे 0.5 हम लोग पुट करेंगे। अब इसको फिर डिवाइड देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ से एक 0 ऊपर जाएगा, 10 आएगा, यानी 5 10, यानी कि आपका P बराबर आएगा 2 डायोप्टर आएगा। यही हमारा आंसर होगा 2 डायोप्टर। चलिए हम लोग 2 डायोप्टर देखते हैं, खोजते हैं 2D कहाँ पे है, वही हमारा सही आंसर होने वाला है। तो 2D यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रहा होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है 13 नंबर का, यह है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का जो वेग होगा वो सर्वाधिक होगा निर्वात में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हमारा जो ये 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है दिए गए प्रक्रम में कौन सी ऊष्मा छेपी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए नंबर, श्वसन। इसमें यह जो श्वसन अभिक्रिया है वह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। चिप्स के पैकेट विकृत गंधीयता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन डाली जाती है, यानी बी नंबर का आंसर सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन अगले पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो अभिक्रिया होगी थोड़ा इसको समझिएगा। जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको लोहा चाहिए, फिर ऑक्सीजन चाहिए, फिर जल चाहिए, तब जाके आपको उसके बाद आपको क्या मिलता है, फेरस ऑक्साइड मिलता है। यानी कि आपको ये 3 कंपोनेंट, ये 3 चीज़ चाहिए तब जाके आपका जंग निकलता है, यानी कि सिंगल आपको चीज़ मिलता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड मिलता है। तो इससे क्या देख के पता चल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जब एक ही उत्पाद बनाते हैं तब वो क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। यानी कि यह जो होगी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दिए गए अभिक्रिया, क्या है हमारा, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, कार्बन का
उपचयन हुआ है। और उपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पे ZnO है, यानी जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, यानी O जाके यहाँ पे जुड़ा है, यानी कि O2 में, माने CO2 हो गया, यानी C में जुड़ा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा रासायनिक क्या है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो हमारा जो यह आंसर होगा, इसका आंसर A नंबर होगा। आप इसको संतुलित करके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वह है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यह जो अभिक्रिया हो रही है, यह D नंबर का, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। चलिए, ये विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। आखिर क्यों? क्योंकि Pb जो है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो Cu को उसके यौगिक से, यानी Cl2 से उसको विस्थापित करके Pb खुद उसके जगह पे बैठ जा रहा है, यानी कि PbCl2 बन जा रहा है और कॉपर को बेचारा को वहाँ से बाहर निकाल दे रहा है। इसलिए क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब हम लोग 20 नंबर पर आते हैं। तो 20 नंबर का है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो D प्याज होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही होगा वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 × ½ H2O। इसका सही आंसर D होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वह है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक सूत्र जो होता है, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2, यानी कि C नंबर का इसका आंसर करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र में जो हमारी अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में आप गौर करके देखिए कि एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे देखिए आप लोग, एक बैटरी लगी हुई है और ये सब जो है यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है, यानी कि जब आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, यानी कि वो क्या होगा, एक वियोजन अभिक्रिया होगी, यानी B नंबर का इसका आंसर एकदम सही होगा। अब चलिए हम लोग 24 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो 24 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑक्जेलिक अम्ल होगा, यानी कि आपका D नंबर का आंसर सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो C नंबर का होगा, यानी कि जब H+ आयन और H+ आयन या OH- की आयन की सांद्रता में कमी आती है, यानी आप बोल सकते हो कि अम्ल में जब कमी आती है या क्षार में जब कमी आती है तब क्या होती है, उसे तनुकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि आप अम्ल में पानी मिलाइएगा तो वो अम्ल थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम अम्ल हो जाएगा उसमें। आप क्षार में थोड़ा पानी मिलाएगा तो थोड़ा सा कम क्षार हो जाएगा, तो वही तनुकरण प्रक्रिया होती है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा, ये जो इसका जो सही आंसर होगा वो A है। क्या होगा, AgBr में जब आप सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो वो Ag और Br में टूट जाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, 26 होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो हमारा जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुटपाद से। ये जो C नंबर का आंसर है वो सही होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में वसा का इम्लिशीकरण कौन करता है। तो इसका सही नंबर D होगा, पित्त। अब जो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होगा। तो इसका सही नंबर D होगा, इसका सही ऑप्शन D होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 30 नंबर का है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। आप लोग सबको पता है, सबका मानव जितना भी है सबका हृदय 4 कोष्ठक होता है, यानी कि D नंबर है इसका सही होगा। अब 31 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है। श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, तो यह जो इसका सही आंसर होगा वो A होगा, क्लोरोफिल। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 32 नंबर का है और वो है कि वो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका हो जाएगा वृकाणु। इसका जो आंसर होगा वृकाणु होगा, यानी कि C नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो हमारा जो 33 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर, यानी कि आपका जो वृक्क है वो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी अगर आपका ऐसा ना हो कि अगर आपका वृक्क खराब हो जाए तो आप डॉक्टर घर में जाके
आप अपने रक्त को छनवाते हो ना, तो वो प्रक्रिया क्या होती है, तो वो प्रक्रिया जो होगी वो बी नंबर का होगी, यानी कि क्या, अपोहन। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, उस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, अपोहन कहा जाता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, वो है जनन की मूल घटना क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर का होगा, डीएनए की प्रकृति बनना, इसका सही आंसर होगा। अब चलिए हम लोग 35 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये होगा ए नंबर का, बहुखंडन। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, वो क्या है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो ये नंबर का होगा निषेचन। अब हम लोग 37 पर आते हैं। क्या है, लड़कों क्वेश्चन है आपका, लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी होगा, थायरोक्सिन होगा। डी नंबर का इसका आंसर सही होगा, थायरोक्सिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। वो क्या है, सौर स्थिरांक का मान होता है, वो होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये होता है इसका सही आंसर। अब चलिए हम लोग 39 पर आते हैं। जो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, मीथेन। अब हम लोग लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं 40 नंबर का, वो है महासागरीय ताप। क्या है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर की पृष्ठ के जल तथा ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर का होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन